नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुलाम कश्मीर जल्द हमारे पास होगा। भाजपा नेता का बड़ा दावा, कहा लोग आजाद होने के लिए उठा रहे आवाज। खबर में आगे जिक्र होगा कि हमारे राजनयिकों को निशाना बना रहा था कनाडा, जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ भड़के एस जयशंकर। आगे आपको बताएंगे कि और बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत, 2 न्यूक्लियर सबमरीन पर तेजी से चल रहा काम, कौन सबसे ताकतवर आपको बताएंगे। खबर में जिक्र होगा कि बांग्लादेश से घुसपैठ रुकने पर ही आएगी शांति, बंगाल में गरजे अमित शाह। आगे जिक्र होगा कि दिवाली से पहले यूपी के छात्रों को सीएम योगी का तोहफा, मुख्यमंत्री ने जारी किए 5.86 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुलाम कश्मीर जल्द हमारे पास होगा, भाजपा नेता का बड़ा दावा, कहा लोग आजाद होने के लिए उठा रहे आवाज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कौल ने शनिवार को कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर का जल्द ही भारतीय कश्मीर के साथ एकीकरण होगा। उन्होंने कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर के भारत विलय के लिए संसद में पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार पूरा करेगी। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जम्मू कश्मीर के भारत विलय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में अशोक कौल ने कहा कि एलओसी के पार जो जम्मू कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ने अपना गुलाम बना रखा है, वहाँ लोग अब पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मदद का आग्रह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 से पहले के जम्मू कश्मीर को एकीकृत करने का लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। कौल ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय का निर्णय पूरी सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ लिया था। ये एक ऐतिहासिक समझौता है, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A के कारण इस समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने पहली बार भारतीय संविधान के तहत शपथ ग्रहण की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारे राजनयिकों को निशाना बना रहा था कनाडा, जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ भड़के एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा और भारत के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया और ये तक कह दिया कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार भारतीय राजनयिकों को निशाना बना रही है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कनाडा में संगठित अपराध के मुद्दे को उठाया था, लेकिन लंबे समय तक इसे कनाडा की सरकार ने इसे नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिसके चलते भारत ने कनाडा को सख्त जवाब दिया है। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित, अखंडता और संप्रभुता की बात की जाएगी, तब भारत कठोर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि कनाडाई सरकार ने हमारे उच्चायुक्त और राजनयिकों को टारगेट बनाया था, जिसको लेकर हमने उचित जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा कि भारत निश्चित रूप से कड़ा रुख अपनाएगा, जो उसने अपने राष्ट्रीय हित, अखंडता और संप्रभुता के मामले में अपनाया है। दरअसल कनाडा ने 13 अक्टूबर को भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा को हरदीप सिंह निज्जर हत्या के लिए नामित किया था। दूसरी ओर भारत ने कनाडा की आगे की कार्रवाई से पहले ही उन्हें वापस बुला लिया है। ये कूटनीतिक विवाद और बढ़ गया जब ओटावा ने भारत के खिलाफ प्रतिबंधों का संकेत दिया, जिसे भारत ने खारिज किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। और बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत, 2 न्यूक्लियर सबमरीन पर तेजी से चल रहा काम, कौन सबसे ताकतवर आपको बता दें दोस्तों। भारत की सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, INS अरिहंत और INS अरिघात। INS अरिघात को 2 महीने पहले ही स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स में शामिल किया गया है। जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं वो सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत आते हैं। भारत को 2 और न्यूक्लियर सबमरीन मिलनी है। तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन SSBN अरिधमान के अभी समंदर में ट्रायल चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये भी अगले साल नेवी में कमीशन होकर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा बन जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चौथी SSBN को इसी महीने की शुरुआत में पानी में लॉन्च किया गया। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इसे पानी में लॉन्च किया गया, यानी अब इसके पानी के अंदर टेस्ट शुरू होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश से घुसपैठ रुकने पर ही आएगी शांति, बंगाल में गरजे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब इस घुसपैठ पर रोक लगेगी। उन्होंने दावा किया कि 2026 में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण लगाया जाएगा। अमित शाह पेट्रोपोल भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट का
का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आलोचना की। शाह ने राज्य के लोगों से 2026 में राजनीतिक बदलाव की मांग की ताकि राज्य में स्थायी शांति स्थापित की जा सके। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी आ सकती है जब बांग्लादेश में होने वाली अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाएगा। भूमि बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जब सीमाओं पर लोगों के वैध आवागमन की सुविधा नहीं होती तब अवैध तरीके अपनाए जाते हैं जिससे देश की शांति भंग होती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिवाली से पहले यूपी के छात्रों को सीएम योगी का तोहफा, मुख्यमंत्री ने जारी किए 5.86 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद के छात्रों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम योगी ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय से संस्कृत छात्रवृत्ति योजना को शुभारंभ किया और 69,195 विद्यार्थियों के लिए 5.86 करोड़ की छात्रवृत्ति की राशि जारी की। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म की ऊर्जा का एक स्वर यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर गुंजायमान हो रहा था। संस्कृत को समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा। मैं आश्वस्त करता हूँ जो भी संस्कृत में विशिष्ट शोध की थीसिस लिखेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, उन सभी आचार्यों और छात्रों को हम स्कॉलरशिप देने की घोषणा करने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। उन्होंने कहा कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व केवल संस्कृत उठा सकती है। संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग उठा सकते हैं। संस्कृत के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाला आज का युवा उठा सकता है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार वर्ष 2017 में आई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में रचनात्मक ऊर्जा की लहर। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया छाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश के रचनात्मक ऊर्जा की एक लहर देश में चल रही है और एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति की राह पर है जबकि गेमिंग स्पेस का भी यहाँ विस्तार हो रहा है और वो दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 150वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर क्षेत्र में कमाल कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत को एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। छोटा भीम, कृष्णा, हनुमान और मोटू पतलू जैसे एनिमेशन चरित्रों की लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब आकर्षित करते हैं और इन्हें चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। उन्होंने कहा कि एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। भारतीय गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले दिनों भारत के अग्रणी गेमर्स से हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वाकई देश में रचनात्मक ऊर्जा की एक लहर चल रही है। एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में छिपाई संपत्ति और बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने यह दावा किया है कि वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी हलफनामे में कई जानकारियां छिपाई हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के सदस्य खुद को कानून से ऊपर समझते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए अपने चुनावी हलफनामे में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे हलफनामा कम और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति अधिक करार देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामों में उम्मीदवारों के लिए अपने जीवन साथी की संपत्ति का पूरा खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ये परिवार ऐसा क्यों मानता है कि वो कानून से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आपराधिक इतिहास, खुद की और जीवन साथी समेत घर के लोगों की संपत्ति की घोषणा जरूरी होती है। ये मतदाता और लोगों का जानने का अधिकार है, लेकिन उनके हलफनामे में आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया जिसमें उन्होंने अपनी और अपने पति की संयुक्त चल अचल संपत्ति 77.55 करोड़ रुपए बताई थी। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया और कहा कि अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे भ्रष्ट राजनीति
राजनीतिक परिवार है तो वो गांधी परिवार है। जब अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आती है तो ये लोग सोचते हैं कि वो संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, कानून को तोड़ मरोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बना देंगे। अदालती आदेशों और सार्वजनिक डोमेन में मौजूद आयकर दस्तावेजों का हवाला देते हुए भाटिया ने गांधी परिवार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया और ट्रस्ट के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स में उनके शेयरों के स्वामित्व का कोई उल्लेख न होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को खुद को कानून से ऊपर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देकर वायनाड के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तो ब्रिक्स में मिला झटका तो बौखलाया पाकिस्तान। एससीओ समिट की दोस्ती भुला फिर उठाने जा रहा कश्मीर मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिक्स में शामिल होने का सपना देख रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। ब्रिक्स की सदस्यता तो दूर, पाकिस्तान को पार्टनर का भी दर्जा नहीं मिल पाया। पाकिस्तान की दावेदारी का भारत ने कड़ा विरोध किया था। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सुना दिया था। भारतीय पीएम ने साफ कहा कि किसी भी नए देश को शामिल करते समय संस्थापक सदस्यों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले रूस और चीन दोनों ने ही पाकिस्तान को समर्थन देने का ऐलान किया था। इस शर्मिंदगी के बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने जा रहा है, वो भी तब जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच दोस्ती की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। जयशंकर संघीय सहयोग संगठन की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गए थे और ये किसी भारतीय विदेश मंत्री की करीब 10 साल में पहली पाकिस्तान यात्रा थी। इस बैठक के दौरान जयशंकर की पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से खान की मेज पर अनौपचारिक बातचीत हुई थी। यही नहीं, जयशंकर ने इस्लामाबाद से लौटने के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री दोनों को धन्यवाद दिया था। पाकिस्तान की विदेश सचिव अमना बलोच इस्लामाबाद में मौजूद विदेशी राजनयिकों से कश्मीर को लेकर बातचीत करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने निभाई दोस्ती, रूस को FATF की काली सूची में शामिल होने से बचाया, चीन ने भी दिया साथ। जी हाँ दोस्तों, रूस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की काली सूची में शामिल कराने की यूक्रेन की कोशिश विफल हो गई है। भारत और चीन द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज कर उसे काली सूची में शामिल होने से बचा लिया गया है। यूक्रेन की सरकार ने तर्क दिया था कि रूस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा करता है। इस सप्ताह पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय वित्त अपराध निगरानी संस्था FATF में हुई चर्चाओं की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव को खारिज करने वाले समूह में ब्राजील भी शामिल था। FATF के सदस्य देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। FATF ने ये कहते हुए कि इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उसे शुक्रवार को अपनी पूर्ण चर्चा के अंत के बाद अपने ग्रे और ब्लैक लिस्टेड राष्ट्रों के बारे में अपडेट करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में हर साल हो रहा महिलाओं का धर्म परिवर्तन और शोषण, भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान 100 बार मुंह की खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हर बार संयुक्त राष्ट्र में खड़ी खोटी सुनने के बाद फिर से अपने बयानों के जरिए जहर उगलता ही रहता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि उसकी ये हरकत गलत सूचना फैलाने और सतर्कतापूर्ण उकसावे वाली है। बदलते परिवेश में शांति का निर्माण कर रही महिलाओं मुद्दे पर UNSC की खुली बहस में भारत ने अपना वक्तव्य दिया और बैठक बुलाने के लिए स्विट्जरलैंड को धन्यवाद दिया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि ये घृणित है और फिर भी पूरी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल ने गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने के लिए शरारती उकसावे वाली अपनी रणनीति का विकल्प चुना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिवाली से देपसांग डमचौक में पेट्रोलिंग शुरू करेगी आर्मी, LAC पर तैनात सैनिकों की संख्या नहीं घटाएगी भारतीय सेना। जी दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 महत्वपूर्ण मोर्चों डेमचौक और देपसांग में तनातनी खत्म करने पर बनी सहमति के बाद दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की गति तेज कर दी है। दोनों देशों के सैन्य साजो सामान, अस्थायी शेड और टेंट हटाकर पीछे लौट रहे हैं। दोनों देश अपने अपने सैनिकों को 28-29 अक्टूबर तक विवाद के दोनों पॉइंट से पीछे हटने लगे हैं।
भारतीय सेना 31 अक्टूबर यानी दीपावली के दिन से डेमचौक और देपसांग में सशस्त्र पेट्रोलिंग शुरू कर देगी। देपसांग और डेमचौक में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति के अनुरूप भारतीय सेना पेट्रोलिंग सुनिश्चित करेगी। भारत की ओर से इस बारे में चीन को जानकारी भी दे दी गई है। एलएसी पर टकराव खत्म करने के लिए भारत चीन के बीच ताज़ा सहमति डेमचौक और देपसांग के इलाके में ही पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर बनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी आदित्यनाथ का डंका, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद झारखंड में गरजेंगे यूपी सीएम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका कायम है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों के रूप में शामिल किया गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा लखनऊ से सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी शामिल किया गया है। योगी आदित्यनाथ के अलावा मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत विश्व शर्मा भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बीते दिनों बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी को भी शामिल किया गया। इस लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 43 सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और योगी समेत प्रचार करेंगे 40 नेता। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने शनिवार को अपने 23 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसके कुछ देर बाद भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं और ये सभी नेता विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर मतदान है। 23 नवंबर को मतगणना होगी। भाजपा सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है। इसमें शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूरोप का दादा भारत के साथ चीन को दिखाना चाहता है औकात, बड़ा दाव लगाने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी को यूरोप का आर्थिक इंजन कहा जाता है। पूरे यूरोप में उसका सिक्का चलता है। वो दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक उत्पादकों में से एक है। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हुए हैं। उनका मानना है कि विशाल भारतीय बाजार तक अधिक पहुंच से जर्मनी की चीन पर निर्भरता कम हो सकती है। फिर भले ही भारत पूरी तरह से चीन का विकल्प न बने, कारों से लेकर लॉजिस्टिक्स तक जर्मन कंपनियां भारत की विकास क्षमता को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। वो भारत में कुशल युवा कर्मचारियों की बड़ी संख्या, कम लागत और लगभग 7% के आर्थिक विकास दर का फ़ायदा उठाने की उम्मीद कर रही है। ये दौरा जर्मनी के लिए एक नाजुक समय पर हो रहा है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है। वो लगातार दूसरे साल गिरावट का सामना कर रही है। यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार विवाद जर्मन कंपनियों के लिए एक और चिंता का विषय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वतंत्रता सेनानियों की खोज खबर लेगी मोदी सरकार। गृह मंत्रालय से सभी राज्यों को एसओपी जारी। जी हाँ दोस्तों, दशकों से सरकार से सिर्फ पेंशन का नाता रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब नियमित हालचाल जानेगी। अब बेहद बुजुर्ग हो चुके इन स्वतंत्रता सेनानियों की सेहत के अलावा उनके पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं की भी जानकारी ली जाएगी। साथ ही उनका निदान भी किया जाएगा। वर्ष 2022 की समीक्षा के अनुसार देश में फिलहाल 4004 स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं। इनमें से कई गंभीर रूप से बीमार हैं तो बड़ी संख्या में पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों को एसओपी जारी किया है। प्रभाग के निदेशक रामचरण मीना ने इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि देश के बुजुर्ग हो चुके सभी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों का नियमित हालचाल लिया जाए। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो 6 महीने में कम से कम एक बार स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य के अलावा पारिवारिक और सामाजिक समस्या के बारे में जानकारी ले।
इसके अलावा यदि उनके पेंशन से संबंधित कोई समस्या हो तो उसका भी निदान करें। फिर करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लद्दाख में दिखने लगा समझौते का असर, चीन ने कहा सुचारू रूप से हो रही सैनिकों की वापसी। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के समझौते का असर दिखने लगा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दोनों देशों के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। इसको लेकर चीन का भी बयान सामने आया है। चीन ने कहा कि समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जवानों की वापसी में जुटे हैं और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरे होने के बाद टकराव वाले दोनों पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग शुरू होगी और दोनों पक्ष अपने अपने सैनिकों को हटाकर अस्थायी ढांचों को नष्ट कर देंगे। समझौता केवल टकराव वाले इन दो पॉइंट डेमचौक और देपसांग के लिए हुआ है। अन्य क्षेत्र के लिए बातचीत अब भी चल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसी पर सामान्य हो रहे हालात, चीन ने उखाड़े अपने तंबू, पीछे हटी दोनों देशों की सेनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया चाइना बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते के कुछ दिनों बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। क्षेत्र में दोनों ओर से एक एक तंबू तथा कुछ अस्थायी संरचनाओं को हटा दिया गया है तथा भारतीय सैनिक चाडिंग नाला के पश्चिमी किनारे की ओर वापस लौट रही है, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी किनारे की ओर वापस लौट रही है। सूत्रों के अनुसार दोनों तरफ लगभग 10-12 अस्थायी ढांचे और 12 टेंट हटाए गए हैं। दोस्तों, गुरुवार को चीनी सेना ने इलाके में अपने वाहनों की संख्या भी कम कर दी और भारतीय सेना ने भी कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है।